हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर का लेक्चर नंबर 1 करेंगे स्टार्ट। और इसमें इंक्लूड है कर्नाटिक वॉर्स और बैटल ऑफ पलासी। इसे लेके आ रहा हूँ मैं संचित। ये मेरे बारे में कुछ और आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो एम। तो हम इस सेशन को एक काफ़ी ब्यूटीफुल कोटेशन से स्टार्ट करेंगे जिसको दिया था मदर टेरेसा ने। पीस बिगिंस विथ ए स्माइल। अच्छा, ये क्या है इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में पिंग करना है। क्या ये फोर्ट है या कोई विला है? अगर है भी तो कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका फाउंडर क्या है, इसको आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन नहीं आता कि तूने बनाया ही क्यों, कुछ और भी बना सकता था। चलो, तो हमारे सेशन का फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर से स्टार्ट होगा। और ये वॉर स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से। और ये जो वॉर हो रहा था ना वो यूरोप में हो रहा था, इंडिया में नहीं हो रहा था। यूरोप में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच एक दूसरे के जानी दुश्मन लड़ रहे थे एक दूसरे से। और उसी का कॉन्सिक्वेंस था कि इंडिया में भी वॉर स्टार्ट हो गया। इंडिया में जो वॉर स्टार्ट हुआ उसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से थे बेनेट और फ्रेंच की तरफ से डुप्लेक्स, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले प्रोवोक किया फ्रेंच को, उनके कुछ शिप्स को सीज कर लिया। तो फ्रेंच ने भी जो ब्रिटिशर्स के फैक्ट्रीज था कर्नाटक में उस पर हमला किया। तो ब्रिटिशर्स गया वहाँ के राजा के पास, ये गया अनवरुद्दीन के पास ब्रिटिशर्स, और कहा कि आपके एरिया में जो हमारे फैक्ट्री है उसको बचाने की जिम्मेवारी आपकी है। तो पहली बार दो यूरोपियंस के बीच, ब्रिटिशर और फ्रेंच के बीच, एक इंडियन राजा मीडिएटर बना था। तो ये यही केस था जब ब्रिटिशर और फ्रेंच के बीच एक इंडियन राजा मीडिएटर बना था। तो जब ये फ्रेंच को समझाने गया तो फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ने इसी पे हमला कर दिया और कर्नाटक जीत लिया। और इसी वॉर को कहते हैं सन थॉमस वॉर, राइट। तो अब क्या हुआ कि कर्नाटक और फ्रेंच के हाथों में आ गया था। फिर यूरोप में सुलह हो गई और ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल साइन की गई। और इसमें यही बात निकली कि जो मद्रास जो फ्रेंच ने कैप्चर किया है अब वो ब्रिटिशर्स को वापस दे दिया जाएगा। और जो नॉर्थ अमेरिका में जो टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने ली थी अब उसे फ्रेंच को दे दिया जाएगा। तो यही बात निकली थी ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल में। अभी और भी है, अभी सेकेंड कर्नाटिक वॉर भी है। तो सेकेंड कर्नाटक वॉर का जो रीजन था ना वो साउदर्न इंडिया था। क्या था इसको आप समझते हैं ग्राफ से। देखो, दो रीजन था, एक था कर्नाटक और एक था हैदराबाद, राइट। कर्नाटक का जो करंट राजा था वो था अनवरुद्दीन, जो अभी हमने पढ़ा, उसको सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश। अभी सिर्फ यहाँ तक समझो कि कर्नाटक का जो राजा था वो अनवरुद्दीन था और उसको सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश, राइट। डुप्लेक्स जो था काफ़ी एम्बिशियस गवर्नर जनरल था। उसने क्या किया, उसने कर्नाटक पे किया हमला, अनवरुद्दीन को हराया और चंदा साहब को बना दिया राजा। अब यहाँ तक कहानी आपको होगी क्लियर कि अब जो राजा है वो है चंदा साहब। डुप्लेक्स ने इस पे अटैक किया और इसको बना दिया राजा, राइट। तो अब डुप्लेक्स ने अपनी सेना ली, चंदा साहब की सेना ली और मुजफ्फर जंग की सेना ली। और इन तीनों की सेना ले जाके हैदराबाद पर अटैक किया। उस समय तो वहाँ खड़ा था नासिर जंग, इसको हरा दिया, राइट। उसने तीन सेनाओं के साथ हमला किया था हैदराबाद पे और यहाँ से नासिर जंग को हरा दिया। अब क्या हुआ, अब समीकरण ये है कि कर्नाटक में भी जो है वो फ्रेंच के रिप्रेजेंटेटिव है और जो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग है वो भी फ्रेंच के रिप्रेजेंटेटिव है। दोनों जगह फ्रेंच के ही किंग बैठ रखे हैं। क्लाइव उस समय काफ़ी छोटे पद पे था ईस्ट इंडिया कंपनी में, बट उसने एक बड़ी समझदारी की बात की। उसने कहा कि अगर हम अपनी सारी ब्रिटिश की सेना ले जा के भी हैदराबाद पे अटैक करें अभी तो हम हार जाएंगे, क्योंकि वहाँ डुप्लेक्स का भी आर्मी है, चंदा साहब का भी आर्मी है और मुजफ्फर जंग का भी आर्मी है। तो उसने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि हम कर्नाटक के आसपास कुछ 20% सेना डिप्लॉय कर देंगे। और इसको देख के तो चंदा साहब यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे डुप्लेक्स चंदा साहब मुजफ्फर तीनों बैठा हुआ था। उसको देख के चंदा साहब अपनी आर्मी लेके आगे आएगा यहाँ पे, और तभी हम लोग दोनों जगह अटैक करेंगे, कर्नाटक में भी अटैक करेंगे एक साथ और हैदराबाद में भी करेंगे और दोनों को एक साथ जीत लेंगे। और कुछ हद तक ऐसा भी हुआ भी, राइट। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने अपनी सेना को यहाँ लेके आया, चंदा साहब यहाँ पे जो बैठा था वो घबरा गया। उसे लगा कि मेरे देश पर अटैक होने वाला है। उसने अपने आर्मी लेके यहाँ पे आया। जैसे ही वो रास्ते के बीच ही में था कि क्लाइव ने अपने फुल माइट के साथ अटैक कर दिया कर्नाटक पे। और उस समय कर्नाटक का जो हेडक्वार्टर था वो था आरकॉट, राइट। अब हुआ गया कि इस वॉर में चंदा साहब गया मारा, कर्नाटक जीत लिया गया ब्रिटिश के द्वारा। बट हैदराबाद को ब्रिटिशर्स नहीं जीत पाया क्योंकि वहाँ डुप्लेक्स और मुजफ्फर जंग की सेना थी, तो वो वहाँ पे माइटी थी। और बट क्लाइव ने कर्नाटक को जीत के दिखा दिया और इसीलिए क्लाइव को हीरो ऑफ आरकॉट भी कहा जाता है, क्योंकि वो आरकॉट कर्नाटक का कैपिटल था। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कहानी।
इसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। कर्नाटक में पहले राजा था अनवरुद्दीन, जो सपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। डुप्लेक्स आया, इसको हटाया, चंदा साहब को बनाया राजा। फिर चंदा साहब की आर्मी, डुप्लेक्स की आर्मी और मुजफ्फर जंग की आर्मी, तीनों ने हमला किया हैदराबाद पे, और यहाँ पे मुजफ्फर जंग को बना दिया राजा और नासिर जंग को यहाँ से हटा दिया। राइट, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया। अब आता है क्लाइव रोल में। क्लाइव ने बोला कि हम एक साथ तो अटैक करेंगे तो हार ही जाएंगे दोनों जगह, तो इसने छोटी छोटी सेना यहाँ पे डाल दी। इसको देख के जो यहाँ पे बैठा था चंदा साहब, वो यहाँ पे भागा भागा आया अपने देश को बचाने के लिए। तभी क्लाइव ने फुल फ्लेज वॉर घोषित कर दिया। कर्नाटक को तो जीत लिया क्लाइव ने, बट हैदराबाद हार गया। ये था स्टोरी सेकेंड कर्नाटिक वॉर का। वही यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रेंच जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे मुजफ्फर जंग को और चंदा साहब को। मुजफ्फर जंग को कर रहे थे डेक्कन में, हैदराबाद में, और चंदा साहब को कर रहे थे कर्नाटक में। जबकि ब्रिटिशर्स जो कर रहे थे वो नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे हैदराबाद में, और अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे कर्नाटक में। और सेकेंड कर्नाटक वॉर खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी से, इसलिए मोदी जी भी बोल रहे हैं पुडुचेरी को वदक्कम। और यहाँ दो सिंबल हैं, इसका मतलब सेकेंड कर्नाटक वॉर ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी से के साथ खत्म हुआ था। क्लाइव को हीरो ऑफ आर्कोट कहा गया था क्योंकि उसने कर्नाटक जीत के दिखाया था, बट क्लाइव फेल हो गया था हैदराबाद को जीतने में। और ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी में ये लिखा गया था कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच एक दूसरे की इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और बट इससे हुआ क्या कि अब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों इक्वल फुटिंग में खड़े थे। ब्रिटिशर्स के पास कर्नाटक आ गया था, फ्रेंच के पास हैदराबाद आ गया था। अब यहाँ पे एक और घटना होगी कि जो डुप्लेक्स था, इसको फ्रेंच गवर्नमेंट बुला लेगी वापस, और इसके जगह पे लल्ली एक नए गवर्नर को इंट्रोड्यूस करेगी इंडिया में, जो कि उतना स्ट्रांग नहीं था जितना डुप्लेक्स था। अच्छा, अब थर्ड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होता है। ये वॉर होता है स्टार्ट 7 ईयर वॉर के कारण। इसका टाइम में जाने से पहले इससे एक स्टोरी है वो जानना पड़ेगा। राइट, जब 7 ईयर वॉर स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच को लगा कि अब इंडिया में फिर से वॉर स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि पिछले वर्षों में हो चुका है। तो बंगाल में दोनों की फैक्ट्रियाँ थी, ब्रिटिशर्स की भी फैक्ट्री थी और फ्रेंच की भी फैक्ट्री थी। तो ब्रिटिशर्स ने अपना फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया और आर्म्स सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया अपने फैक्ट्री में। फ्रेंच ने भी ऐसा ही करना स्टार्ट किया। जो उस समय राजा था सिराजुद्दौला, उसने बोला कि आप मेरी अनुमति के बिना ना फोर्टिफिकेशन कर सकते हो अपने फैक्ट्रीज की, ना आर्म्स रख सकते हो। फ्रेंच ने तो मान लिया उसके बाद, बट ब्रिटिशर्स नहीं माने। तो सिराजुद्दौला ने अपनी आर्मी भेजी कासिम बाजार में, और उसको जितने भी ब्रिटिश सोल्जर मिले उनको एक रूम में जाके बंद कर दिया। एक्चुअली वहाँ 143 सोल्जर्स एक ही रूम में किया बंद। जब सुबह गेट खोला तो 123 मरे हुए थे, और इसी पूरे ट्रेजेडी को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब कर्नाटिक वॉर थर्ड स्टार्ट होने से पहले ही ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ पलासी जीत चुके थे, तो वो ऑलरेडी माइटी पोजीशन में थे। तो कोई तुक ही नहीं बनता कि थर्ड कर्नाटिक वॉर फ्रेंच जीत पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी बंगाल में माइटी पोजीशन में आ चुके थे। वही हुआ जब द 7 वॉर सक्सेशन स्टार्ट हुआ यूरोप में, तो यहाँ भी थर्ड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होने का पूरा संभावना बढ़ गया। और वही बात हुआ कि यहाँ बैटल ऑफ वांडीवाश शुरू हो गया था। और इसमें क्या था कि इंग्लिश के तरफ से थे आयरकूट और फ्रेंच के तरफ से लल्ली, जो नए नए आए थे। और ऑब्वियस सा बात है कि कूट लल्ली को हरा देंगे, वो हर तबके में फ्रेंच से आगे ही था। और यही था कारण बैटल ऑफ वांडीवाश होने का। और ये ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ। इसमें पुडुचेरी और चंद्रनगर ये दोनों फ्रेंच को वापस कर दिए गए थे, बट सिर्फ ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए। वो अपनी आर्मी डिप्लॉय नहीं कर सकते थे इन दो एरिया में। अच्छा, ये देखो यहाँ पे 3 नींबू है, यानी थर्ड कर्नाटिक वॉर, विम मतलब बैटल ऑफ वांडीवाश। विम से हम लोग वॉश करते हैं ना, तो इसलिए बैटल ऑफ वांडीवाश थर्ड कर्नाटिक वॉर में हुआ था। आई नो कि ये थोड़ा चीप ट्रिक है, बट यू कैन मेक योर ओन। अच्छा, अब कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था बैटल ऑफ पलासी। इसका कॉज क्या था? मुगल फरमान को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो जिसको दिया था फारूक शियार ने। दूसरा क्या, दस्तक, ये क्या था? ड्यूटी फ्री ट्रेड। और ये सिर्फ ड्यूटी फ्री ट्रेड सिर्फ ऑफिशियल ट्रेड के लिए किया जाता था, बस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे वो प्राइवेट ट्रेड के लिए भी यूज़ कर रहे थे। और तीसरा कॉज ये था कि जो उस समय का राजा था सिराजुद्दौला, वो इनएक्सपीरियंस था, और उसे पता नहीं था कि ब्रिटिशर्स की का स्ट्रॉन्ग क्या है, मतलब उसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है या नेवी स्ट्रॉन्ग है। ब्रिटिशर्स पॉलिसी अच्छा मेक कर लेते थे। एक्चुअली वो अनएक्सपीरियंस था, इसीलिए। इसके जाने से पहले इसके स्टोरी लाइन जानते हैं। अच्छा, इसमें 2 हीरो हैं, एक क्लाइव और एक वाटसन। इन्होंने कॉन्स्पिरेसी हैच की थी। इन्होंने सोचा कि बैटल ऑफ पलासी को जीतने के लिए ना
हम डायरेक्ट वॉर तो नहीं करते, बट अपने कनिंगनेस से ही हम बंगाल को जीत लेंगे। तो इन्होंने सोचा कि इनका जो कमांडर है मीर जफर, उससे करेंगे बात और इसको ब्राइब देके और जीत लेंगे। तो डायरेक्ट तो ये बात करे कैसे, राइट। तो इन्होंने दो आदमी को पकड़ा, एक था जगत सेठ और एक था ओमी चंद। जगत सेठ बैंकर था और ओमी चंद मर्चेंट था बंगाल का। तो इन्होंने बोला कि ठीक है हम बात तो करा देंगे, बट हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ, वॉर के बाद हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो क्लाइव ने वाटसन से बोला कि ठीक है अभी हम लोग इसको कुछ बोल देते हैं कि आपको ये मिलेगा प्रॉफिट, बाद में मुकर जाएंगे। वाटसन इस बात से नहीं माना। तो क्लाइव ने एक लेटर बनाया, नकली लेटर बनाया, और वाटसन का नकली साइन करके इस दोनों को दे दिया। और बैटल खत्म होने के बाद इन दोनों को कुछ नहीं मिला था क्योंकि लेटर थी नकली। तो इन्होंने बात कराई मीर जाफर से, जो कि आर्मी कमांडर था सिराजुद्दौला का, और वही हुआ, एग्रीमेंट में साइन हुआ कि वॉर के बाद इसको बना दिया जाएगा राजा। और, और यही हुआ कि सिर्फ सिराजुद्दौला के साथ सिर्फ दो ही आदमी खड़े थे, एक मीर मदन और एक मोहन लाल। और जो सिराजुद्दौला को जिसने मारा था वो था मीरान, जो सन था मीर जाफर कमांडर इन चीफ का। और ये बैटल ऑफ पलासी खत्म हुई थी ट्रीटी ऑफ अली नगर से। अच्छा, ट्रीटी ऑफ अली नगर में क्या था, इसमें यही था कि जो फारूक शाह ने जो प्रिविलेजेस दे रखे थे उसको फिर से कंफर्म किया जाएगा। जो दस्तक ड्यूटी फ्री ट्रेड था उसको फिर से ब्रिटिशर्स के गुड्स पे अप्लाई किया जाएगा। और तीसरा, ब्रिटिशर्स को क्वाइन बनाने का अधिकार मिल जाएगा बंगाल में। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर एंड रिवॉल्ट ऑफ 1847। डू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड। थैंक यू वेरी मच।